नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। मैं आज के इस प्रोग्राम में बात करूँगा इज़राइल और ईरान की का जो युद्ध एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो चुका है। इज़राइल ने कहा है उस कैबिनेट डिसीजन भी आ गया है कि वो इसका बदला लेगा, जिसमें ईरान ने 300 मिसाइल इज़राइल पे दागे थे और इज़राइल का कहना ये है कि 99% जो मिसाइल्स थे वो गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिया गया उनको हवा के अंदर। दूसरी तरफ ये भी है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें कि आप सारे मिसाइल्स को ध्वस्त कर दें। अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वहाँ कुछ जगहों पे काफ़ी क्षति भी पहुँची है। बहरहाल छिपाना मुश्किल होता है, कुछ दिनों में सब पता भी चल जाएगा कि कितना हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल का जो अटैक होगा, मैं समझता हूँ बहुत ईरान के ऊपर काफ़ी सख्त होगा, ईरान से भी ज़्यादा वो पूरी तैयारी के साथ ईरान पे अटैक करेंगे और कोशिश ये होगी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दें और न्यूक्लियर प्लांट्स को भी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी। इज़राइल काफ़ी समय से ये बात कह रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को वो ध्वस्त कर देगा और उसका कहना ये है कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। इज़राइल की पॉलिसी ये है कि उस क्षेत्र में उसकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी बनी रहनी चाहिए और किसी दूसरे देश के पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं होना चाहिए। जिस देश ने थोड़ा बहुत कोशिश भी की, तो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को गिरा ध्वस्त कर दिया गया, जैसे कि इराक में या लीबिया ने और सीरिया ने भी कहा जाता है कि उसने इज़राइल का कहना ये है कि कोशिश की थी, उसको भी उसने ध्वस्त कर दिया। ईरान एक ऐसा देश है जो उसका पास न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है काफ़ी थ्राइविंग है, काफ़ी समय से चल रहा है, शाह के वक़्त का है, जो कि बहुत डेवलप अप हो चुका है। वो अपना इनरिचमेंट जो है 60% तक इनरिच कर किया है उन्होंने यूरेनियम को और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो ज़रूरत होती है, वो 90 प्लस अ, यूरेनियम इनरिच यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी इंडस्ट्रियल ग्रेड बनाने के लिए ईरान को बहुत मुश्किल नहीं होगी बनाना। लेकिन ईरान का मानना ये है कि वो कहता है बार-बार यही है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और वो जो है एक धर्म के खिलाफ वो कहता है कि इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन यूरोप, अमेरिका इस बात को नहीं मानते हैं। अब देखना ये है कि अगर ये ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त करने के लिए इज़राइल अकेले नहीं कर सकता। उसको जब तक कि अमेरिकन सपोर्ट हासिल ना हो, इंटेलिजेंस एंड उसकी दूसरे भी हर तरह की मिलिट्री और ये भी सच है कि अगर जंग होती है, ईरान अटैक के ऊपर इज़राइल अटैक करता है, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटानिया ये सब इज़राइल के साथ होंगे। साथ ही नहीं होंगे बल्कि मॉरल सपोर्ट नहीं बल्कि ये जंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि करेंगे ये लोग। अब देखना ये है कि कितनी कामयाबी इज़राइल को मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। कहा ये जा रहा है कि मंडे तक वो करेंगे और युद्ध वो केवल वो इज़राइल का कहना ये है कि वो साइबर अटैक्स भी करेगा। देखना ये कि यूरोप, अमेरिका का तो पता चल गया, लेकिन अधिकतर देश जो हैं ग्लोबल साउथ के वो जंग नहीं चाहते और बहुत से उसमें से अधिकतर इज़राइल ईरान के साथ भी है, मगर ये सभी देश कोई भी इसके समर्थन में लड़ने के लिए नहीं आएँगे। उसके पास लड़ने के लिए जो उसके साथ ग्रुप्स हैं, वो है शिया हुती रेबल्स, शिया इराक की शिया मिलिशियाज़, हिज़्बुल्लाह लेबनान में और कुछ ग्रुप्स हैं ये। ईरान की स्ट्रेटजी हमने पहले भी बातचीत की है बहुत कि युद्ध को क्षेत्र में फैला देने की है, इन सब सहयोगी जो उसके ग्रुप्स हैं उसकी मदद से, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ये प्रक्रिया चल रही है काफ़ी समय से, जब से हमास के ऊपर अ, गाज़ा पट्टी पे जब से इज़राइल ने अटैक किया है। जो भी कहें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो पश्चिमी देशों का यही है कि ईरान में रिजीम चेंज करना और रिजीम चेंज इसलिए करना कि बेसिकली ईरान जो है वो
अमेरिकन इज़राइली पॉलिसी को नहीं मानता और उसका खुल के उसके खिलाफ काम करता है और चाहता है कि ये भी कहता है कि उस क्षेत्र में अ, अमेरिकन का कोई रोल नहीं है, उनको उस जगह से हटना चाहिए। वो सऊदी अरेबिया से भी ये कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी बड़ी पावर यानी अमेरिका को सबलेट मत कीजिए, बल्कि जो सभी देश हैं खाड़ी के उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ पे उस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करने की। अब देखना ये है कि हमें सबके तो रिएक्शन मालूम है कि क्या होंगे यूरोप के। रशिया जहाँ तक सवाल है वो अपनी वॉर में इन्वॉल्व है, चाइना किसी दूसरे के जंग में नहीं इन्वॉल्व होता। हाँ, ये हो सकता है कि छुपके चोरी-छिपे कुछ थोड़ा बहुत वेपन सप्लाई कर दें ये लोग और इससे ज़्यादा एम्यूनिशन कुछ आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि अब देखना ये है कि अरब्स का क्या स्टैंड होगा। पहला जो स्टैंड क्लियर है, वो लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो और युद्ध अगर होगा तो उनके क्षेत्र में भी आ जाएगा। बहुत से देश अरब ऐसे हैं जिनके सीधे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध इज़राइल के साथ हैं और वो खुल के इज़राइल की मदद भी कर रहे हैं, गाज़ा के अंदर भी और ईरान के ऊपर हुआ तो वो ईरान पे भी। बेसिक अप्रोच अरब की यही है कि इट्स अ फाइट बिटवीन द टू डेविल्स, लेट देम फाइट एंड डाई। उनके नज़दीक ईरान एक डेविल है, शैतान है, लड़ने दो, मरने दो इन लोगों को। इज़राइल से हो जाए तो अच्छा है, लड़ के खत्म कर। लेकिन ये है कि उनको एक तो दूसरी तरफ चिंता भी इस बात की है कि कहीं युद्ध अगर क्षेत्र में फैल गया, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कि अ, ईरान की पूरी कोशिश यही होगी कि ऑयल की सप्लाई जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसका 2 ही तरीका है, एक तरीका तो ये है गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देना और रेड सी को दूसरी तरफ हूथी वहाँ पे अपने अटैक्स बढ़ा दें, डिस्टर्ब कर दें, जो कर चुके हैं कई बार, करते रहते हैं बराबर। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमत बढ़ेगी, अमेरिका के ऊपर असर पड़ेगा बहुत ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो कि ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर है, बहुत बुरा असर पड़ेगा। रिसेशन में भी जा सकती है यानी मंदी के दौर में। अब देखना अरब के लिए भी ये चिंता है कि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हूथी रेबेल और ईरान ने ये है कि इन अरब देश में जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनको ध्वस्त कर देना। जैसा कि एक बार हूथी रेबेल कर चुके हैं अ, सऊदी अरेबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन पे ना, जिससे 50% ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। उन्हीं ने सॉवरेन रिज़र्व जो तेल का था उससे काम चला के सप्लाई मेंटेन रखी। यूएई के ऊपर भी वो अटैक करके अपना क्षमता दिखा चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो खुल के इज़राइल के साथ हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो खामोशी से इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। यूएई हुआ, बहरीन हुआ, ये तो पार्ट हैं उसके अब्राहम अकॉर्ड के यानी इज़राइल के साथ इन्होंने अपनी दोस्ती बनाई है और इनकी एम्बेसीज़ भी वहाँ पे। जॉर्डन भी खुल के इज़राइल के साथ नज़र आता है। और जॉर्डन हमेशा से इसकी नीति रही है, काफ़ी समय से अ अ, 72 की वॉर के बाद से 73 की वॉर के बाद से इन्हीं के साथ इनसे जब से उसने दोस्ती की है इन्हीं के साथ। जॉर्डन एक ऐसा देश है इसमें जो वहाँ के किंग हैं अब्दुल्ला जो कि पहले के जो थे वो सऊदी अरेबिया का जो पार्ट बन गया, हिजाज़ वहाँ के किंग होते थे, जहाँ पे मक्का, मदीना, जेद्दा वगैरह इस पार्ट के, इनको वहाँ से सऊदी रूलर्स ने वहाँ से जब कब्ज़ा कर लिया इनके नज्द वालों ने हिजाज़ के ऊपर, तो ये इनको अंग्रेज़ों ने लाके उर्दुन यानी जॉर्डन में बसाया, वहाँ का किंग बनाया और इनकी मदद से इज़राइल भी बनाने में भी इन लोगों ने काफ़ी मदद की है। और कहा जाता है हिस्टोरियन बहुत से हिस्टोरियन का मानना है इस बात को और किंग अब्दुल्ला जो थे उस समय उनकी हत्या भी वहाँ पे हुई थी जेरूसलम की सीढ़ियों पे, इसी कारणवश फिलिस्तीनियों ने। अब ये है कि किंग अब्दुल्ला जो इस समय है सेकंड, ये भी काफ़ी हद तक प्रो अमेरिकन इनकी ये बगैर उनकी मदद के इनका चलना भी मुश्किल है। जॉर्डन को
इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट हैं और उसके अलावा भी मिलिटरीली भी अमेरिकन बेसेस भी वहाँ पे हैं। फिर अमेरिकन बेस जो है तमाम अरब देश में फैले हुए हैं। जैसे कि अमेरिका इन सभी देशों को अपना प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। अगर ये ना भी चाहें कि इज़राइल की मदद ना करें, तो इन अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं। इनके बेसिस भी अमेरिका यूज़ कर सकता है और किया भी है इराक वॉर में, जबकि उस समय सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था, मगर अमेरिकन्स ने इसका इस्तेमाल किया। इन्हीं ने अमेरिकन्स ने पहले ही स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट जो वहाँ पे बनाया था, उसका इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये है कि उनके प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत से देश जो है खाड़ी के, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा नहीं अडॉप्ट कर सकते। अमेरिकन प्रेशर उनके ऊपर आता है और फिर उनको मानना पड़ता है। हालाँकि सऊदी अरेबिया में एक बहुत मेजर चेंजेज़ आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि वो ब्रिक्स की भी मेंबरशिप ले रहे हैं, डी-डॉलराइज़ेशन यानी लोकल करेंसीज़ में भी ट्रेड कर रहे हैं, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। और काफ़ी प्रेशर भी है अब अमेरिका का सऊदी अरेबिया के ऊपर कि वो अ उसको जॉइन ना करे ब्रिक्स को। बहरहाल ये एक अलग बात है। कुछ और देश हैं, सूडान आपस में जंग में फँसा हुआ है, सोमालिया के अंदर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। आतंकवादी अल-शबाब बहुत एक्टिव है, वहाँ के ऊपर आए दिन अटैक करते रहते हैं। साहेल रीजन के अंदर भी आतंकवादी संगठन ने काफ़ी उपद्रव मचा रखा है। आए दिन लड़कियों को हाईजैक कर किडनैप करके ले जाते हैं। इस तरह के हालात से वहाँ पे अरब 2-4 हो रहे हैं। जो बड़े देश थे, जो इज़राइल के खिलाफ थे, इराक था, सीरिया था, इजिप्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है। सूडान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 देश बहुत इम्पोर्टेंट है ईरान के अलावा अरब। इन चारों देशों के अंदर या तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, इंटरनल क्राइसिस है इराक के अंदर। ब पूरी तरीके से इराक को अमेरिका ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं है। फिर उसके अलावा सीरिया में जो सिविल वॉर इतने दिन से चल रही है, उसका भी वो नहीं। तो ये सारे नेशनल इजिप्ट जो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट देश होता था, वो अब उसने स अपने रिश्ते इज़राइल से बना लिए हैं और वो भी अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड पे डिपेंडेंट है। तो अरबों का जो स्टैंड होगा, वो खामोश रहेंगे ज़्यादातर। बहुत से जगहों से हो सकता है कि अमेरिकन उनके बेसिस का भी इस्तेमाल करें, उनके पास जो वेपन है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि वो सब बड़ी समस्या ये है कि इन देशों के पास सेना भी नहीं है। जो सेना है वो बहुत कमज़ोर है। इन देशों ने सेना को भी नहीं बनाया कभी, इनको हमेशा खतरा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि coup कर दे, सेना स्वयं सत्ता में ना आ पाए। इसलिए उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका को दे दी थी। ये वेपन बहुत खरीदते हैं मगर इनका इस्तेमाल वो नहीं जानते करना है, क्या दिक्कत है। फिर उसके अलावा ये भी है ईरान से भी इनकी पुरानी राइवलरी है। कई कारण हैं, एक तो अरब पर्शियन है, शिया सुन्नी फैक्टर्स भी काफ़ी डीप रूटेड है इन वहाँ पे राइवलरी के अंदर। पर्शियंस को यानी ईरानियंस को अरबों का मानना ये है कि ये अजम है, इनकी ज़बान नहीं होती और इनको दे लुक डाउन। और ईरानियन भी अरबों को बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते हैं। समझते हैं कि ये बहुत सभ्य दे लोग नहीं हैं, ट्राइबल हैं, कैमल राइडर हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। ये बड़ी पुरानी रंजिश है जो चली आ रही है इन दोनों देशों के बीच। फिर ये भी है जो इस तरह की इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ अरब देश में इस समय प्रचलित है, वो शियों को सही मुसलमान ही नहीं मानती और उनको कहते हैं कि ये काबिल कत्ल भी है। और इन्हीं आइडियोलॉजीज़ से जो था वो अ, वहाँ पे आईएसएस यानी दाइश भी उसी से निकला, उसी का प्रोडक्ट है। या अल-कायदा या इस तरह के बहुत से अरब जो ग्रुप हैं, बहुत एक्सट्रीम एंटी एंटी पर्शियन, एंटी ईरान, एंटी शिया नज़र आते हैं। तो वो शिया सुन्नी भी एक फैक्टर है जिससे कि वो ईरान के लिए। लेकिन ये है कि चिंता का विषय तो उनके लिए बहुत बड़ा है कि अगर जंग फैलती है
तो उसमें वो भी टारगेट हो जाएँगे। अब देखना ये है अगर फैलती है तो क्या वो जॉइन करते हैं और जॉइन करते हैं तो किस तरफ जॉइन करते हैं। ईरान में इस्लाम अरब से लेके आए थे। अरब ही ने अ, ईरान के ऊपर, पर्शिया के ऊपर उस ज़माने में कब्ज़ा किया था और फिर वहाँ के ऊपर एस्टैब्लिश किया था हज़रत उमर के ज़माने। ईरानियन ने इस्लाम तो एक्सेप्ट कर लिया था मगर उन्हें कभी भी उसके साथ जो अरब कल्चर भी जो आ रहा था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। वो उन्हीं ने लेटर इस पीरियड में, सफवी पीरियड में 15th सेंचुरी बाद उन्हीं ने शिया इस्लाम को लगा कि ये ज़्यादा उनके सूट करता है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और उनको ज़्यादा अच्छा भी लगा। तब से शिया इस्लाम भी वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट, और शिया इस्लाम को एक्सेप्ट करने से जो अरबिक और अरब इन्फ्लुएंस था वो भी कम हो गया। और लेकिन राइवलरी तो बहरहाल बनी भी है। अरब अभी तक भूला, ईरानियंस अभी तक नहीं भूले कि अरबों ने उनको ऑक्युपाई किया था उनको, और वहाँ के ऊपर जो कुछ भी किया उसको। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे आपके सामने। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। इस अ, अ, इस में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए, हमें उससे बहुत मदद। धन्यवाद।